तो जहाँ से पिछले पाठ की समाप्ति हुई थी वहीं से आरंभ करते हैं। एक बार थोड़ा सा पुनरावृत्ति भी कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम इस सूत्र के भीतर। यह सूत्र सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ होता है तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतद् द्वयम् यस्य येन तुल्यम तन्मिथा सवर्ण संज्ञम स्यात्। तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये जिनका जिनके तुल्य होगा, समान होगा, उनकी परस्पर में सवर्ण संज्ञा हो जाती है। ये ऐसे समझना कि दो कोई वर्ण उनका परस्पर में उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न यदि मैच कर जाएगा तो हम कहेंगे सवर्ण संज्ञा है, वो वर्ण सवर्ण संज्ञक हैं वो वर्ण। तो उसके लिए भट्टो जी, दीक्षित जी और उनके शिष्य वरदराजाचार्य जी को यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी में उच्चारण स्थान बताए। ठीक है, और उच्चारण स्थान बता देने के बाद आभ्यंतर प्रयत्न भी बताए। सवर्ण संज्ञा में ये दोनों ही उपयोगी हैं, उच्चारण स्थान आभ्यंतर प्रयत्न है क्या, विधायकम विधान करने वाला। हाँ, विधान करने वाला अर्थात जैसे एक कोई यणची सूत्र है, वह एक को यण करता है, आप ऐसे कह सकते हैं एक के स्थान में यणादेश विधान करने वाला सूत्र है ना, यणादेश विधायक सूत्र है एक को यणची, है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, जो कुछ वहां काम कर रहा है, विधान कर रहा है, वो विधायक सूत्र हो गया। ऐसे इन शब्दों को समझना। तो आभ्यंतर प्रयत्नों की 5 प्रकार की चर्चा की, जिसके अंतर्गत बताया उनका विभाजन ऐसे किया था कि क से लेकर के म पर्यंत जो वर्ण है उनका स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न है ना। स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट है ऐसा बोला था। अंतस्थ वर्णों का ईसत स्पृष्ट है। सलों का, सल क्या है माने ये जो ऊष्म वर्ण है ये ईषद विवृत वाले हैं, और विवृत स्वरों का है। और समृद्ध की एक कंडीशन थी, जो आकार है वो 2 प्रकार का है। यदि प्रक्रिया दशा है तब तो वो जो है विवृत है, और प्रयोग दशा में आकार। इन सब बातों को मैं पिछली कक्षा में बहुत विस्तार के साथ बता चुका हूँ। मैंने अभी तो केवल नाम मात्रेण चर्चा कर दिया। ठीक है, जो लोगों ने यहाँ तक का कुछ नहीं पढ़ा न देखा, उन्हें पहले पढ़ लेना चाहिए। अब बार बार बातें रिपीट नहीं हो पाएंगी, और इतनी तैयारी करके आप आगे चलना। और कितनी तैयारी की जरूरत है अभी मैं पूछता हूँ फिर से कुछ चीजें, तो उससे और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक बात पहले और बड़ा एक आपको बात बता देता हूँ जो अभी तक नहीं बताई है। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में भट्टो जी, दीक्षित जी ने 4 आभ्यंतर प्रयत्न लिखे, और यहाँ पर उनके शिष्य वरदराजाचार्य जी ने 5 लिखे। कौन सा बढ़ा दिया पता है आपको? ईसद विवृत, यह 1 बढ़ा दिया। क्यों? उसमें प्रमाण है भाष्य का। शिक्षादि ग्रंथों में तो 4 ही दिए थे, इसलिए दीक्षित जी ने 4 ही लिखे, लेकिन भाष्यकार ने एक 5वां भी माना है ईसद विवृत करके, इसलिए वरदराजाचार्य जी ने 5वां भी जोड़ दिया। हालांकि भाष्यकार ने 2 और माने, उनको नहीं वरदराजाचार्य जी ने जोड़ा। ठीक है, उनकी चर्चा कभी स्पेशल आपको बता दी जाएगी। तो अब तक उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न आपको तैयार हो चुके होंगे, और मैं उन्हें पूछ लेता हूं, नहीं हुए हों तो कम से कम इस तरीके से आप तैयार करिए जैसे हम चाहते हैं। आइए हम अब सवर्ण संज्ञा चेक करते हैं। वो तभी हो कर पाओगे जब तुम्हें पता हो कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न मैच कर रहा है कि नहीं। तो चलो 2 वर्णों की करें क्या? हाँ बिल्कुल सरल है ना। यदि कोई आपसे आभ्यंतर प्रयत्न विषय पूछे तो आप सबसे पहले क से लेकर म पर्यंत वर्णों का स्पृष्ट बोलना है, और य र ल व का ईसत स्पृष्ट बोल देना। माने स्पृष्ट और ईसत स्पृष्ट एक साथ कर दिए हमने। अब विवृत और ईसत विवृत एक साथ कर देते हैं। विवृत हो गए, अ ई उ ऋ अच वर्ण विवृत हैं, और ईषद विवृत हो गए
दूसरा वर्ण सा शा शाह। चार प्रयत्नों के बारे में बता दिया, पांचवा तो आकार है ही। समृद्ध। ठीक है, दिमाग में रखा कुछ? चलो उत्तर देना हमें। स्पृष्ट कैच होता है पूरा, स्पृष्ट काम कैच होता है वैसे वो पिछले उसमें बता दिया है, वो उसमें देख लेना, वो बार बार पुनरावृत्ति होगी। मैं जो चाहता हूं, जो तुम्हें आना चाहिए, वो अब तुम बताओ, ठीक है ना? क्योंकि वो आप वीडियो पिछले वाले में जाके देख सकते हो, वहां प्रैक्टिकली बता दिया गया है ना, कैसे स्पृष्ट और ई स्पृष्ट होता है ये सब। अब बस मैं जो पूछना चाहता हूं वो बताइए, इस वर्ण का, जैसे ये ट है ना, और ये छ है, तो ट की सवर्ण संज्ञा छ के साथ होगी या नहीं? बोलो बच्चों, क्यों नहीं होगी? ऐसे ना कहो, अकेले उच्चारण स्थान को मत कहो, और भी सब चीजें उच्चारण, मतलब ये चीजें दोनों ही चीज विचार करनी है। हाँ, आभ्यंतर प्रयत्न साम्य होते हुए भी उच्चारण स्थान अलग अलग है, ठीक है? दोनों को विचार करना है। ट का क्या है? मूर्धा, उच्चारण स्थान, ठीक है। छ का क्या है? ये अलग मिला। और प्रयत्न देखा जाए, आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न क्या है दोनों का? स्पृष्ट, वह एक है, तो यहाँ नहीं हो पाएगी। क्यों? उच्चारण स्थान समान नहीं है। अच्छा, ऐसे ही बताओ, एक वर्ण है क और ये दूसरा है ह, यहाँ होगी क्या नहीं? यहाँ उच्चारण स्थान साम्य है। क का उच्चारण स्थान बताओ, और ह का कंठ, पर क्या समान नहीं है? क का क्या है? स्पृष्ट है, और ह का क्या है? ईषद विवृत, है ना, ऊष्म वर्ण है। वरदराजाचार्य जी कहे ईषद विवृतम ऊष्मणा, तो यहाँ भी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। चलो और आगे चलते हैं। ज और झ, इनकी हो जाएगी कि नहीं? इनकी सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। क्यों? ये तालु और ये भी तालु, आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट, इसका भी क्या है? तो ये चीजें मैच कर गई, तो सवर्ण संज्ञा यस। हम कह सकते हैं जकार का सवर्णी झकार है, अथवा झ का सवर्णी जकार है। इनकी सवर्ण संज्ञा हो तो रूप कैसे बोलेंगे? जैसे ज और झ की सवर्ण संज्ञा हो तो रूप कैसे होगा? रूप हम कैसे बोलेंगे? जैसे ऋतु वर्ण और ऋण ऋण वर्ण का सवर्ण, तो ऋण की सवर्ण संज्ञा होगी। इन दोनों की सवर्ण संज्ञा होने का फल क्या होगा? हाँ, फल तो आगे बहुत संधियों में तुम्हें पता चल जाएंगे कि किसके स्थान पर जिसका जिसके साथ सब जो होता है वो सवर्णी वर्ण ही संधि में बैठता है। तुम जस्तु संधि, चरतु संधि अभी आगे पढ़ो तो सही, फल तो आगे संधि प्रकरण में ही रखा है, ठीक है। यह इसका सवर्णी वर्ण है, तो आगे आएगा फल। तो ऐसे करके सवर्ण संज्ञा की आप पहचान कर लेना, पता कर लेना, ठीक है। तो ऐसे हर एक वर्ण का थोड़ा तैयार करके रखना जरूर। चल एक आध मैं पूछ भी लेता हूं कि तुम्हें वास्तव में तैयार किया है कि नहीं। बताओ, प का उच्चारण स्थान? ओष्ठ, इसका आभ्यंतर प्रयत्न? हाँ, स्पृष्ट है। तो यार तुम बताओ, ह का उच्चारण स्थान और इसका आभ्यंतर प्रयत्न? हाँ, ईषद विवृत, ठीक है। यार है ना बाकी आप लोगों को? ठीक है, हमने दो चीजें रिवीजन कर ली, माने रिवीजन ही कहेंगे, पुराना ही था सा। अब आइए बाह्य प्रयत्नों की तरफ थोड़ा बढ़ लेते हैं। बाह्य प्रयत्नों को समझाने के लिए एक पकड़ आपको बताई थी कि सबसे पहले आप जो भी वर्ण समाम्न आय है उसको 3 प्रत्याहारों में बांट के रखना, अच, हस और खर, ठीक है। तो अच वालों का कह लेना उदात्त अनुदात्त स्वरित, हस का संबारनाद घोष, हसा संबारानादा घोषाश्च,
और खर का है, ठीक है, कह लोगे ना ये चीजें? हाँ, चलो, तो बाह्य प्रयत्नों के लिए भी ऐसी बताने के लिए तैयार हो जाओ, एक एक वर्ण का हम फिर से परीक्षण करते हैं, क्योंकि यदि यह आपको आएगा तो आप समझना आगे बढ़ना, आगे के पाठ में नहीं, पुराना क्लियर नहीं होगा तो आगे जगह जगह समस्या आएगी। अब बताओ, य का बाह्य, हाँ, संवारनाथ, बहुत अच्छा। आप बताइए, ज का बाह्य, ज जकार, जकार का बाह्य, हाँ, क्या है? बताए हो ना तुम? कौन बताए? ये क्या? तो अभी तुम्हें बताना होगा। तभी ना तुम्हें ऑफलाइन पढ़ने का फल मिलेगा। है? उस दिन आने को कहना ही नहीं है, कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं बीमार था उस दिन नहीं आया था, अन्यथा हम रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है अब। अब बताइए, श का बाह्य प्रयत्न बताइए, शकार का ना, तुम बताओ। विवार श्वास अघोष, क्योंकि यह आता है खर प्रत्याहार के अंतर्गत, तो खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, अतः आप इसका संवरणार्थ घोष नहीं कहेंगे। तो एक बार अभ्यास कर लें अच्छे से। और क्या है, साथ में ही बोलना है, ये श महाप्राण है, ठीक है। तो अब मैं आपसे कितनी चीजें पूछूंगा, किस तरीके से वो आपको तैयार करना है। जैसे मैंने एक ये वर्ण लिख दिया, सबसे पहले पूछूंगा मैं इसका उच्चारण स्थानम क्या है? तालु। इसके बाद इसका अभ्यंतर, ये है तालु, और अभ्यंतर क्या है? संवार, नाद और महाप्राण के अल्पप्राण नहीं, क्या है ये? च छ ज तृतीय है, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमाह, तृतीय गिन लो ना, उसमें क्या है? च छ ज तृतीय है, तो क्या है ये? अभी विद्वानों तुम अटक गए थोड़ा ऐसा उत्तर देने में, है थोड़ा, और ये चीजें तुम्हें हर किसी का बताना है इसी तरीके से। यदि ये तुमने तैयार कर लिया, संज्ञा प्रकरण की तुमने और 50% चीज तैयार कर ली। नहीं, अब सब सोच के बताना भी है, माइंड आपका प्रोसेस करना चाहिए, ठीक है। चलो, मैं एक और वर्ण हम लोग लेते हैं, उसका बताना। चलो, इसका उच्चारण स्थान, ठीक है, ओष्ठव हो गया ये, और इसका अभ्यंतर, ठीक है, स्पृष्ट, और इसका बाह्य, पक्का ना? विचार नहीं कर रहे हो। खर में आ गया है, विवार, श्वास, अघोष और अल्पप्राण या महाप्राण, ठीक है, अल्प प्राण, ठीक है। आप लोगों को ऐसे खेल खेलना है, एक दूसरे के साथ पूछना है, तो ये तुरंत आ जाएगा, क्योंकि उन चीजों को तुम जान चुके हो, बस तुम अभ्यास करना बाकी रह गया है, ठीक है। चलो, एक और वर्ण और पूछूंगा, क्योंकि आपने गड़बड़ बताया अभी तक, करेक्ट नहीं बताए। चलो, मैं एक और वर्ण लेता हूं, ठीक है। अब आ जाओ, हाँ, इसका उच्चारण स्थान, ठीक है, अभ्यंतर, ठीक है, अच्छी बुद्धि चल रही है आप। अब बताइए इसका बाह्य, बताओ सही, और आगे, और ये क्या है? महाप्राण। एक वर्ण और पूछता हूं, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान है, कंठ तालु। ये दो हैं, इसके दो बालों के दो, याद रखना, यमगणना के हैं जैसे। और ये क्या है? बहुत अच्छे, इसका जो है विवृत है अभ्यंतर, और बाह्य क्या है?
उदात्तानुदात्तः स्वरितः। और अल्पप्राण है या महाप्राण है? हाँ, थोड़ा सा कुछ इन वर्णों के विषय में बताते हैं, ठीक है। थोड़ा यहां से एक बार इन पंक्तियों का वाचन भी कर देते हैं जो पहले रह गई थी शेष, तो इससे ये सूत्र भी पूरा हो जाएगा। आप लोगों ने सब समझ लिया था कि ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम और प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेव, ये पिछले पाठ में मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। इसके बाद बाह्य प्रयत्न के 11 भेद बताए थे। बाह्य प्रयत्नस्त्वेकादशधा विवारः संवारः श्वासो नादो घोषो अघोषो अल्पप्राणो महाप्राणो उदात्तो नुदात्तः स्वरितश्चेति। इसका विभाजन भी बता दिया था। खरो विवारा श्वासा घोषाश्च और हसा संवारा। इसके बाद में और कुछ लिखा नहीं यहाँ कौमुदी में। अच भी बच गए, उनकी कोई चर्चा नहीं किया, लेकिन हम आपको बताए, मान ये चर्चा नहीं की है मूल में, लेकिन हम आपको बता रहे कुछ चीज बच जाए तो वो शेष उसका समझ लेना चाहिए। इस परिशेषण न्याय से हमें ये समझना चाहिए कि जो उदात्त अनुदात्त स्वरित बच गया वो अचौका है। क्योंकि देखो, खर कह दिए नीचे से, लिख इस वर्ण समाम न्याय में नीचे से खरों को पहले कहा, फिर हसों को कहा जो उनसे थोड़ा ऊपर थे। अब जो बच गए वो कौन? उदात्त अनुदात्त स्वरित समझने। इसलिए इन शास्त्रों को ऐसा लिखा गया है संक्षेपक क्रम से कि जिससे जो है अधिक लेखनी न खर्च करनी पड़े। जो चीज बच जाती है तो शेष से भी कुछ समझा जाता है। शास्त्र में जो कहा है उक्त, उसे तो समझा ही जाता है, अनुक्त को भी समझा जाता है। वो उसको कैसे समझना है ये, हाँ अब वो बताते हैं। अभी पूरी बात हो जाने दो, जैसे जब ये समापन हो जाए सूत्र का, जब कुछ शेष रह जाए तब बताना। हसह संवारा नादा घोषाश्च पर दाधिमतकार ने एक टिप्पणी लिखी। दाधिमतकार कहना चाहते हैं कि हसह संवारा नादा घोषाश्च की जगह यहां पर ऐसी वृत्ति लिखनी चाहिए थी, असह संवारा नादा घोषाश्च। हाँ, माने ये कहना चाहते हैं कि जो हसा संवारा नादा घोषाश्च लिखा है ना, इसकी जगह असह लिख दो ऐसा। तो इससे क्या होगा कि देखो, अस आपके उदात्त अनुदात्त स्वरित तो है ये है, वो तो केवल अचगत धर्म है, इसके अलावा किसी में रहना नहीं है। लेकिन साथ में ही ये जो अच होते हैं वो संवार नाद घोष वाले भी होते हैं, है ना। ऐसा उन्होंने कुछ शिक्षाकारों के अभिप्राय को बताया। ये कौमुदी के मूलकार ने तो नहीं चर्चा की है, टीकाकार ने ऐसा कहा कि ऐसा कर दिया जाए तो और जगह का ये सब जो है, जो शिक्षाकारों ने कहा उसकी संगति हो जाएगी। पहली बात ये, मैं अब वो चीजें जो पिछले पाठों में बताई नहीं, जो कुछ शेष रह गई थी, मैं सोचा अगले उसमें मिलेंगे तब बताएंगे। तो अब तुम इससे क्या समझे, संवारनाद घोष से प्रयत्न थोड़ा और बढ़ गया है ना, अचौका भी हो गया। और उदात्त अनुदात्त स्वरित उनका है ये है, ठीक ऐसा समझना। और जब ये कहा वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्चाल्प प्राणा, वर्गों के प्रथम तृतीय पंचम और यणों को अल्प प्राण कहा, द्वितीय चतुर्थ सलों को महाप्राण कहा, लेकिन अच तो बचे ही गए, उनका क्या है? तो उसके लिए ना टिप्पणी लिखते हैं ये टीकाकार, कहा कि जो यणश्चाल्प प्राणा में जो चकार ग्रहण है, उस चकार से अचों का संग्रह समझना चाहिए। इससे क्या होगा, क्योंकि वहां च एक जोड़ा गया है, तो इससे क्या होगा कि प्रथम तृतीय पंचम यण और अचों का अल्प प्राण होता है। मैं तो तुम्हें पिछले ऐसे ही बता दिया था कि अच अल्प प्राण होते हैं, लेकिन प्रमाण कोई आपसे पूछे तो स्मृति ग्रंथ, वो शिक्षादि ग्रंथ तो प्रमाण है, ये है, यह भी प्रमाण है, ठीक है। यणश्च अल्प प्राणा में चकारक ग्रहण, ठीक है। वैसा व्यवहार है, अचों में अल्प प्राण का व्यवहार अनुभव सिद्ध है, इसलिए शिक्षाकारों ने वैसा बताया है। पर यहां बताया नहीं था, उसको कैसे समझा जाए, उसके लिए ये प्रयत्न है, ठीक है, जान गए। तो इसलिए लिखते हैं तेन स्वराणाम अल्प प्राण प्रयत्न सिद्धि। समझ गए यहां तक बात है? चलो आगे के मूल ग्रंथ को और लगाते हैं।
और ये बाह्य प्रयत्न मतलब हर एक वर्ण का उच्चारण स्थान से लेकर के बाह्य प्रयत्न तक क्या क्या है ये बताने का अच्छे से अभ्यास कर लो। बच्चा तुमने तैयार किया है कि नहीं ठीक से? हाँ, तुम थोड़ा बताओ मुझे। अ का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान बता पहले तो क्या बोल रहा है। हाँ। उच्चारण स्थान माने कंठ है, तालु है, मूर्धा है, क्या है? हाँ। और अ का जो है अभ्यंतर बता रहा है वो विवृत है, प्रक्रिया दशायाम विवृत और प्रयोग दशायाम समृत है। इसका बाह्य प्रयत्न बता आकार का। अभी बताया उदात्त अनुदात्त स्वरित कह सकता है और संवारनाथ घोष भी जोड़ के कह सकता है। और क्या है अल्पप्राण या महाप्राण है? ये भी तो बाह्य प्रयत्न का हिस्सा है। तो क्या है ये? तो इतनी चीज आनी चाहिए थी। हमने हर एक वर्ण का लिखा है किसका क्या। ठीक है, बैठ जा। आना चाहिए तो भाई जो है सब है तैयार करना ऐसे बच्चों अच्छे से। चलो थोड़ा सा और चीजें बताते हैं। अब बच्चा आगे पंक्ति लिखी है कादयोमावसानाः स्पर्शाः। पीछे जो है ये बताई थी कुछ बातें। तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम ईसत स्पृष्टम अंतस्थ। तो वहां कुछ वहां स्पर्श बता दिया था कि स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न होता है, अंतस्थ वर्णों का ईसत स्पृष्ट होता है। अब भाई स्पर्श होते क्या है ये तो बताओ, इस और अंतस्थ वर्ण होते क्या है ये तो बताओ, ऊष्म वर्ण होते कौन है उन्हें बताइए तो सही। उनका जानकारी यहां दे रहे हैं। ठीक है कि कादयो मावसाना, कादयो माने क से लेकर के, क है आदि में जिसके, क से लेकर के मावसाना, अवसाना माने पर्यंता, म पर्यंता वर्णा, क से लेकर के म पर्यंत जो वर्ण है वो स्पर्श है। तो क से ले म पर्यंत का हम अयुण के हिसाब से देखें क्या? वर्ण समाम्नाय में माहेश्वर सूत्र में जैसा क्रम है वैसा यह कहा जा रहा है। जो प्रसिद्ध मात्रिका पाठ है माने आई ई उ जो तुम पढ़ते हो ना, हाँ ये वाला जो वर्णमाला का पाठ है इसके आधार पर कहा जा रहा है कि क से लेकर के म पर्यंत के वर्ण स्पर्श संज्ञक हैं। उनकी स्पर्श क्या है? संज्ञा है। और स्पृष्ट तो उनका अभ्यंतर प्रयत्न है। तो थोड़ा याद रखना, स्पर्श संज्ञा, स्पर्श को अभ्यंतर प्रयत्न मत बता देना। स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न है और स्पर्श उनकी संज्ञा है। कौन है? क से लेकर के म पर्यंत वर्ण। तो का ख ग घ ङ च छ ज ज ज ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ, ये जो 25 वर्ण है, ठीक है 25 होंगे ना। क्योंकि 5 5 5 का वर्ग है। तो ये क्या है? ये स्पर्श है। ठीक है, और इनका स्पर्श वर्णों का क्या बताया था? अभ्यंतर स्पृष्ट बताया था। समझ गए? कादयोमावसानाः स्पर्शाः यणोन्तस्थाः, और यण अंतस्थ है। अब ये अयुण वाले उसमें चले गए। यण माने प्रत्याहार है। इसमें कितने वर्ण आते हैं? प्रत्याहार समझिए कि नहीं? प्रत्याहार समझ के आना पड़ेगा। यदि ये तुमने पाठ नहीं समझा फिर कुछ समझ में नहीं आने वाला। यहाँ पर बड़ी व्याकरण में ये चेन सिस्टम है। पिछला वाला समझ नहीं आया तो अगला नहीं समझ में आना। शुरू से पढ़ के आओ। ठीक है, हाँ विधि हमने बताई दी उसी तरीके से। यणोन्तस्थाः, यणों को अंतस्थ कहते हैं। यण कौन है? शल ऊष्माणः, और ह ये शल क्या है? ऊष्म, माने ऊष्म इनकी संज्ञा है। ठीक है। अच्छा स्वराः, अच वर्णों की संज्ञा है स्वर। पीछे स्वर भी बताए थे ना। हाँ पीछे और इन्होंने एक जगह बताया जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, एक इसकी चर्चा किए थे। और उपपद्मानीया नाम औष्ठौ, और उपपद्मानी मैंने भी कहा था जब ये जहां चर्चा करेंगे वही मैं बताऊंगा। तो अब जितना पदार्थ पहले बता चुके हैं वरदराजाचार्य जी, अब उसके बारे में बता रहे हैं भाई कौन कौन से कठिन शब्द रह गए। एक प्रकार से देखा जाए काठिन्य निवारण है। ठीक है,
तो सबसे पहले जी जिह्वा मूल्य को बता रहे हैं। तो जिह्वा मूल्य क्या होता है? जो अर्ध विसर्ग होते हैं ना बच्चा, वो जिह्वा मूल्य कहलाते हैं। पर कौन से, किसके सामने वाले अर्ध विसर्ग? क और ख के सामने वाले अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्ग हो कैसे जाते हैं भैया? विसर्ग तो हमने ऐसा ये पूरा ही देखा है। एक वो है ये राम कूर्दते, राम खादति, ये तो मैंने जो उच्चारण किया ये पूर्ण विसर्गों का है। राम कूर्दते, राम खादति, ये जो मेरे उच्चारण को आप सुन रहे हो ये है पूरे विसर्ग। आगे आप कुपवह कपौचा एक पाणिनि जी का सूत्र पढ़ोगे संधि प्रकरण में, तो वो नियम ये कहता है कि क के और ख के परे रहते जो विसर्ग होते हैं वो अर्ध विसर्ग हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। तो ये लो भैया अब हम इन्हें आधे कर रहे हैं। ये किया आधा और ये किया, इसको इधर से किया फिर इसको किया इधर से। ठीक है। अब देखो ये क से पहले आ गया कि नहीं, और एक ख से पहले आ गया कि नहीं। ऐसी कंडीशन पे नहीं, ऐसी कंडीशन में ही क ख से पहले मिलेगा। ऐसा नहीं कि पीछे कुछ ना हो और उससे पहले विसर्ग लग जाता है, ऐसा नहीं होता कभी। हाँ, ऐसा करना क्यों जरूरी है? दरअसल पाणिनि जी कुछ करते नहीं है, जो हुआ होता है उसे बताते हैं। इनको शिष्ट परंपरा में तब उस भाषा संस्कृत थी, उसमें कैसे बोला जाता था, जब कूर्दते और खादती होता था विसर्गोच्चारण नहीं करते थे कुछ आचार्य, अर्ध विसर्ग बोलते थे। जैसे वो क्या बोलते थे, रामः कूर्दते, रामः खादते। अब ये वाले जो मैंने उच्चारण किए ये अर्ध विसर्ग किए हैं, ये पूरे नहीं किए हैं, दोनों में अंतर है। रामः कूर्दते विसर्ग, रामः कूर्दते अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्ग बोलने में सुविधा है, ज्यादा जोर नहीं, पूर्ण विसर्ग बोलने में पूरा दम लगाना पड़ता है। ठीक है। ऐसे ही पूर्ण बोलेंगे तो रामः खादति, और पूरा विसर्ग बोलेंगे वो अर्ध विसर्ग बोलेंगे रामः खादति। अरे आधे ही दम लगानी पड़ रही है। तो क ख से पहले जो ये अर्ध विसर्ग आ गए बच्चा, इनका नाम है जिह्वा मूलीय। क्यों इन्हें जिह्वा मूलीय कहते हैं? क्योंकि इन आधे विसर्गों को हम जिह्वा के मूल भाग से बोलते हैं। मूल भाग का मतलब ये सबसे अग्रिम भाग है और सबसे कुछ इसमें बीच का है। एक जड़ भाग, जिह्वा का जड़ भाग, उस जड़ भाग पर वायु का संयोग एक विशेष प्रकार का होता है, वायु की टकराव, तभी ये बोलता है रामः खादति। मतलब वहां हलचल होती है, जिह्वा की शुरुआत और मध्य में हलचल नहीं, इसलिए जिह्वा मूलीय हो गया इनका नाम। समझ गए? और देखो बच्चा, हाँ, आजकल कोई अर्ध विसर्ग लगा ही नहीं रहा है, बोल भले ही रहे हैं। दक्षिण भारत में बड़ी अच्छी बोलने की परंपरा हमने देखा, वो लोग बोलते हैं। उत्तर भारत में तो वो बोल ही नहीं रहा, और इसको तो वो ह लिख देता है। किताब पुस्तक पढ़ते तो इनका जवाब वो नहीं होता। हाँ, ये मिलते नहीं, लेकिन पहले प्राचीन जो लिपि उनमें लिखा है ये भाई। मैं इसको हाथ विचार करता हूँ है। अच्छा, तुम्हें इसका भी और दे दें, उपधमानीय का, क्योंकि इनको बोलना सरल है, इजी है ना। और एक दूसरा देते हैं, पाठः फलति अथवा वृक्षः फलति, कुछ भी ले लेते हैं। तो ये तो पूर्ण विसर्ग ऐसे ही बोला जाएगा, रामः पठति पाठः फलति, माने पाठ फल देता है। पाठ तुमने पढ़ लिया, अब उसका पाठ का भी फल होगा पढ़ने का, है ना। जैसे दुर्गा सप्तशती पाठ को पढ़ा, उस पाठ का फल होता है ऐसे।
अब इनको कर दो बच्चा अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्ग ये आधी आधी कटोरी टाइप की हो जाती है। कटोरी देखे हो? हाँ, ऊपर से। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, तो ये वाला देखो। अच्छा, ये उसमें होता है अर्ध विसर्ग ऐसा। हमारी जो अपनी पीएचडी की थीसिस है, हमने उसमें अर्ध विसर्ग का पूर्ण प्रयोग किया है, जहां जहां आया है लगाया है। अब इसे कैसे बोलना है थोड़ा देखो। रामः पठति, रामः पठति। देखो, रामः पठति विसर्ग, रामः पठति अर्ध विसर्ग। पाठः फलति विसर्ग और पाठः फलति। अब यहां पर ये प से पहले और फ से पहले जो विसर्ग आ रहे हैं, ये क्या हैं? ये उपधमानीय हैं। उपधमानीय का उच्चारण कहां से करना चाहिए? ओ, उसमें है उपपद्मानीय नाम ओष्ठव। इसलिए इनको हम कैसे बोल रहे हैं? इन वाले अर्ध विसर्गों से अलग बोल रहे हैं। ऊपर जो थे इनको बोल रहे हैं हम रामः पठति। हाँ, पर अब जानकारी हो गई ना तुम्हें। रामः फलति। आजकल गीता का मूल पाठ का उच्चारण बहुत सिखाया जाता है, ठीक है, जगह जगह पर इस बात को वो उनको बतलाने का तरीका अलग है, जाने कैसे बता देते हैं। लेकिन इस तरीके से ये एक शास्त्रीय तरीका है, पारंपरिक तरीका है, और इसे इस तरीके से बोला भी जाता है। अब तुम ये जान चुके हो विसर्गोच्चारण कैसे करना है। अर्ध विसर्गोच्चारण प फ के परे रहते कहाँ उपधमानीय कैसे करना है, और क और ख के परे रहते ये जिह्वा मूलीय उच्चारण कैसे करना है। इस तरीके से बोलने से ही संस्कृत की शुद्धता होती है। जिन्हें यह जानकारी नहीं है तो एआई की तरह वो विसर्ग को ह जैसा पढ़ के निकल जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का दायित्व है एआई को भी ठीक करना है, उसके भी उच्चारण को। इतनी बात समझ गए ना? इसमें कुछ ऐसी तो नहीं बात समझ में आ रही हो? हाँ, अर्ध विसर्गों का लेखन ऐसे है, करना चाहिए जब भी तुम देखो। एक बात और थोड़ा ध्यान दे, तुम्हारे ध्यान के लिए, प फ को जब भी देखो आगे और इधर अर्ध विसर्ग, इधर विसर्ग देखो, तो तुम उन्हें आधे में बोल लो, अर्ध में ही बोलो। उसको बोलना लाघव है, उसके बोलने में लघुता है बच्चा, ठीक है। और क ख को देखो तो पूर्ण विसर्गों को आधा कर लो। आधे की पद्धति क्या है लेखन की, तुम अपनी किताबों को देखोगे, उसमें लिखा है उन्होंने क ख इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूलीया। क ख से पूर्व जो है अर्ध विसर्ग जैसा कुछ दिख रहा है, अर्ध विसर्ग सदृशा, वो जिह्वा मूलीय है। और पफ इति पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश क्या है? उपधमानीय। प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपधमानीय, वो उपधमानीय होता है। हाँ, तो देखो यहाँ ये वाली स्थिति पहले समझो, वो तो विसर्ग की सामान्य स्थिति है, ठीक है। वो जो उच्चारण करते हैं वो मैं उच्चारण कर चुका हूं। यहाँ पर विसर्गों का उच्चारण इसी रीति से करना है, और अर्ध विसर्गों की रीति तो मैं आपको बहुत स्पष्ट कर चुका हूं। इसके अलावा अर्ध विसर्ग आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। पाणिनि जी ने सब संकलित कर लिया है। और विसर्गोच्चारण आपको जो करना है पूर्ण रूप से, हाँ, तो कैसे करना है शिक्षाकार इस विषय में बहुत एग्जाम्पल से समझाते हैं। कि जैसे सांप का जो छोटा बच्चा होता है ना, जिस प्रकार से उसकी फुंकार की आवाज होती है ना, कुछ यानी कैसे होती है, हमने वो भाई सुनी तो नहीं है, यूट्यूब से निकाल के देखेंगे कि भाई कैसी वो आवाज है, उसके अनुसार विसर्गोच्चारण करना चाहिए। तो मुझे जो लगता है उसकी आवाज उसकी यही होती है। एक जगह हम उच्चारण कर लेते हैं, ठीक है। जैसे रामो राजमणि सदा विजयते, राजमणि सदा विजयते, तो ये जो विसर्ग उच्चारण कर रहे हैं है ना मणि, तो ये विसर्गोच्चारण है। वो राम वो राजमणि, वो तो वहां तो एक संधि के कारण ओकार है। विसर्ग सब जगह नहीं होता। विसर्ग के भी लगभग 10 प्रकार के अलग अलग रूप होते हैं। कहीं विसर्ग का लोप हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। इस बात को हम विसर्ग संधि में समझेंगे। बात रही उच्चारण की, मैंने विसर्गों का उच्चारण इन स्थानों पर भी करके बताया, पूर्ण विसर्ग और अर्ध विसर्ग का। इस तरीके से करना चाहिए आपको। वह ह जैसा लगता है पर ह नहीं है वो। समझ में आई बात? हाँ, राम पठति, तो हमने कहा यहां पर ह का उच्चारण किया है। अच्छा, वेद में उच्चारण बड़े अच्छे व्यवस्थित हैं।
यदि आपको कहीं उच्चारण में इधर उधर दिखे तो एक बार वेदों के मंत्रों को देखिए, हरि ओम, कितने तरीके से करते हैं, माने वही है सही उच्चारण, क्योंकि मंत्र में श्रुति परंपरा वो चीज व्यवस्थित हो गई है। यदि कोई सही पढ़ रहा है, आजकल ऐसे अपनी किताबियां देख के आजकल वेद बांचने लग गए हैं, तो उसमें तो गड़बड़ा ही जाएगा। गुरु परंपरा उसे श्रुत अनुश्रुत होना चाहिए तो उच्चारण की समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक लाइन और पढ़ देते हैं। अंग अह इत्यचः परावनुस्वार विसर्गौ। अंग इत्युक्ते अनुस्वारः, अह इत्युक्ते विसर्गः। अंग अह इति अचः परौ, अंग माने हो गया अनुस्वार, अह माने हो गया विसर्ग। ये हमेशा अचः परः, अच से परे होते हैं, इसलिए देखो ये अनुस्वार विसर्ग, तो विसर्ग ये हो गया, ये हमेशा अच से परे रहा, माने रम में माँ में आ है, इधर आ है, इधर हलंत से परे। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कहीं पर ऐसे इसमें फिर अनुस्वार भी ठोक दो, ये गलत है, ऐसा नहीं होता। अनुस्वार और विसर्ग हमेशा अच से ही परे आते हैं, तो ये स्थिति गलत है। अथवा कोई हलंत में ऐसा ठोक दे, ये अनुस्वार ठोका, वो विसर्ग ठोका उसने, ये गलत है। कुछ लोगों को लगता है ना, अरे हमें संस्कृत बनाने के लिए वो अनुस्वार विसर्ग लगाना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा तो संस्कृत जैसा दिखेगा ही नहीं। तो इस चक्कर में कुछ लोग क्या कर रहे हैं, एक जगह भाई मैं लिखा देखा, उन्होंने लिखा उसे ओम नमः और शिवाय। शिवाय का रूप चतुर्थी अंत है, आप ये जानते हो, इधर कोई अनुस्वार विसर्ग होता नहीं। उसने क्या किया, इस पर ये लगा करके और ये लगा दिया, मैंने हलंत लगा के दो विसर्ग और लगा दिया, तो ये नितांत गलत है। अंग अह, अंग माने अनुस्वार, अह माने विसर्ग, अचह परौ, अच से ही परे आते हैं, है ना। तो ये तो है, हाँ लगा ही देता है। अतिथि देवो भवः पर तो विसर्ग ठोकते ही ठोकते हैं। मैंने 1% ही कहीं सही लिखा देखा हो, शायद केवल ऐसा ही है। अतिथि देवो, थोड़ा मिला के लिखना चाहिए ऐसे उसे, अतिथि देवो भव, ऐसा लिखना ही शुद्ध है। विसर्ग लगा दिया तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखेंगे। अंग इत्यचः परावनुस्वार विसर्गौ। यहां तक तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम का विवेचन हो चुका है। पाठ को तैयार कर लेना जैसे बताया है उस तरीके से।